नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है नंद वंश के बारे में एवं सिकंदर के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम नंद वंश के बारे में, हम सिकंदर के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नंद वंश एवं सिकंदर के बारे में। नंद वंश एवं सिकंदर के बारे में जो है दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। दोस्तों कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। यानी शिशुनाग ने जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके जो है स्वयं एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और इसका समय जो है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है रहा था। इसके संस्थापक थे शिशुनाग, जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके जो है वैशाली बना ली थी। क्या दोस्तों, वैशाली बना ली थी। और साथ ही शिशुनाग ने जो है अवंती के राजा चंड प्रद्योत को हराकर जो है अवंती को जीत लिया था। तो यहाँ तक जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। और शिशुनाग के बाद गद्दी पर कौन आता है, शिशुनाग के बाद गद्दी पर आया था कालाशोक। तो कालाशोक से जो स्टार्ट करने वाले हैं, दो चार पॉइंट है इसके बारे में, फिर हम नंदवंश के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कालाशोक के बारे में पहले। कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक गद्दी पर रहा था। 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। कौन दोस्तों, कालाशोक। अब कालाशोक के समय ही जो है दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में, वैशाली में हुई थी। साक कमीर इसके अध्यक्ष थे। इसने दोबारा अपनी राजधानी वैशाली से चेंज करके पाटलिपुत्र को बनाया था। साथ ही इसके 10 पुत्रों में से एक पुत्र नंदीवर्धन था जो कि अंतिम शासक होगा। साथ ही नंदीवर्धन की हत्या इसके मंत्री महापरमनंद द्वारा जो है की जाती है छुरा घोंप कर। और इसके बाद महापरमनंद जो है एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका शासक होगा कौन दोस्तों, महापरमनंद फाउंडर होगा। और इसके बाद आएगा कौन, धनानंद आएगा। और धनानंद के समय जो है भारत पर कौन आक्रमण करता है, सम्राट सिकंदर करेगा। कौन दोस्तों, सिकंदर। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। दूसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध दूसरी बौद्ध संगीति दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, 383 बीसी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। किसके समय हुई थी ये तो आपको पता लग गया है। अध्यक्ष कौन थे, साब कमीर। साब कमीर, साब कमीर जो है अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसने दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र को बनाया था। किसको दोस्तों, पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक होगा। इसके 10 पुत्रों में से 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक होगा। अंतिम शासक होगा, याद रखें दोस्तों। कहा जाता है कालाशोक के 10 पुत्र थे जिनमें से एक होता है नंदीवर्धन जो कि अंतिम अंतिम शासक होता है शिशुनाग वंश का। अब दोस्तों नंदीवर्धन की हत्या लिखेंगे दोस्तों। इसकी हत्या इसके मंत्री महापद्मनंद द्वारा छुरा घोंप कर दी गई थी। छुरा घोंप कर कर दी
गई थी, याद रखें दोस्तों, कर दी गई थी। और इसके बाद महापद्म नंद एक नए वंश की स्थापना की थी। यानी इसके बाद महापद्म नंद ने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा शिशुनाग वंश समाप्त हो चुका है। अब इसका हम रिवीजन करेंगे। तो कालाशोक की यदि बात की जाए, ये जो है 394 बीसी में गद्दी पर बैठता है और 366 बीसी तक जो है दोस्तों गद्दी पर रहेगा। साथ ही इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में, वैशाली में। अध्यक्ष थे साबकमीर। इसने जो है दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। यानी शिशुनाग गद्दी पर आया था तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके जो है वैशाली बना ली थी। लेकिन जब कालाशोक आता है तो कालाशोक क्या करता है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को जो है दोबारा बना लेता है। और कहा जाता है दोस्तों इसके 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों में से एक था नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक होगा शिशुनाग वंश का। और इसकी हत्या जो है इसके मंत्री महापद्म नंद द्वारा जो है छुरा घोंप कर दी जाती है। कहा जाता है दोस्तों जो ये नंदीवर्धन था, ये जो है अपने साम्राज्य यानी अपने महल के बगीचे में यानी गार्डन में जो है टहल रहा था। तब देखा इसने कि जो ये महापद्म नंद है, इसने देखा ये जो है कमजोर शासक है और अकेला जो है यहाँ पे घूम रहा है। तो इसने जो है छुरा घोंप कर जो है इस नंदीवर्धन की हत्या जो है कर दी थी। और इसके बाद महापद्म नंद ने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना जो है की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको समझ में आया होगा कि नंद वंश की स्थापना जो है किस प्रकार जो है यहाँ पे की गई थी। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे दोस्तों नंद वंश। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों नंद वंश। ये हो गया दोस्तों नंद वंश। नंद वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 344 बीसी से 323 बीसी तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों? 344 बीसी से 323 बीसी तक जो है रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे। संस्थापक की यदि बात की जाए महापद्म नंद जो है ये संस्थापक थे। अब दोस्तों इनके टाइटल देख लेते हैं यानी इनके अन्य नाम। महापद्म नंद को जो है अलग अलग नामों से जो है जाना गया है। तो इसके नामों से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जैसे उग्रसेन, साथ ही दोस्तों एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का जो है दूसरा अवतार। और साथ ही दोस्तों भार्गव। तो ये सारे जो है किसके नाम हैं? तो ये सारे जो है अन्य नाम है। महापद्म नंद के क्वेश्चन इनसे बनता है तो आप इनको अच्छे से याद रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके समकालीन कौन थे। पाणिनि थे। इसके समकालीन यानी जो महापद्म नंद था इसके समकालीन कौन थे? पाणिनि थे। याद रखेंगे दोस्तों, पाणिनि आपको अच्छे से याद आ गया होगा। ये वही पाणिनि है जिन्होंने जो है दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या है अष्टाध्यायी? एक पुस्तक है जो कि पाणिनि ने इसको लिखा है। और ये किसके समकालीन थे? महापद्म नंद के समकालीन थे। महापद्म नंद कौन था? नंद वंश का फाउंडर यानी संस्थापक था। अब दोस्तों महापद्म नंद के बाद गद्दी पर कौन आता है? तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गद्दी पर आता है, कौन आता है गद्दी पर? धनानंद या घनानंद, तो कोई भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। धनानंद गद्दी पर आता है किसके बाद? महापद्म नंद के बाद। अब दोस्तों इसे जो है अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है। साथ ही इसी के शासनकाल में सिकंदर ने जो है 326 बीसी में जो है आक्रमण किया था। तो लिखते हैं दोस्तों इसे अग्रमीज नाम से भी
जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसी के समय, इसी के शासन काल के समय, शासन काल के समय 326 बीसी में, 326 बीसी में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ये आपको याद रखना है, किसके समय किया था ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। धनंद के शासनकाल के समय जो है किया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था? नहीं, सिकंदर से पहले भी जो है भारत पर किसने आक्रमण किया था? ईरानियों ने आक्रमण किया था। और ईरानियों के बाद जो है सिकंदर आक्रमण करेगा भारत पर। तो पहले दोस्तों हम भारत पर विदेशी आक्रमण स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो है सिकंदर पढ़ेंगे। सिकंदर के बाद जो है धनानंद, और धनानंद की हत्या कौन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य करके एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा मौर्य वंश। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी जब सिकंदर ने धनानंद के समय आक्रमण किया था, तो क्या सिकंदर से पहले भी भारत पर किसी ने आक्रमण किया था? तो बिल्कुल किया था। तो इसीलिए जो है हम सिकंदर से पहले किन किन ने आक्रमण किया था, तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले जो है ईरानियों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण जो है किया था। अब सबसे पहले कब किया था? 6वीं शताब्दी में। याद रखें दोस्तों, 6वीं शताब्दी में आक्रमण जो है किया, लेकिन असफल रहा था। याद रखें दोस्तों, आक्रमण किया किसने किया था? साइरस ने। साइरस के द्वारा आक्रमण किया था, लेकिन साइरस जो है असफल रहा था, सफल रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आप पहले हम इनकी थ्योरी लिख रहे हैं, तो अभी इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, साइरस के बाद जो है भारत पर आक्रमण कौन करेगा? लिखेंगे पहला सफल आक्रमण। पहले सफल आक्रमण की यदि बात की जाए तो कौन करता है? डेरियस प्रथम ने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसकी तरफ से किया था? ये ईरानियों की तरफ से जो है किया था। अब ये डेरियस प्रथम कौन था? डेरियस प्रथम की यदि बात की जाए तो ये साइरस का उत्तराधिकारी था। साइरस का उत्तराधिकारी था। और ये साइरस कौन था? जिसने 6ठी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा था। तो ये इसी का उत्तराधिकारी था, डेरियस प्रथम। अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है किस वंश से संबंधित था? हकामनी वंश का था। याद रखेंगे दोस्तों, हकामनी वंश का था डेरियस प्रथम। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसने जो है गांधार कंबोज को जीता था। इसने गांधार व कंबोज को जीता। याद रखें दोस्तों, इसने जो है गांधार व कंबोज को जो है जीता। किसने जीता था? डेरियस प्रथम ने जीता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अंतिम शासक कौन था, यानी ईरानियों की तरफ से अंतिम शासक कौन हुआ था? अंतिम शासक था डेरियस तृतीय। याद रखें दोस्तों, डेरियस तृतीय। क्योंकि जब ये डेरियस तृतीय था तो इसके समय जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और सिकंदर ने डेरियस तृतीय को हरा दिया था। जब डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हरा दिया तो भारत पर जो है ईरानियों का आधिपत्य जो है समाप्त हो गया था। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको गांधार और कंबोज का पता लग सके ये कहाँ पे हैं, और इनको किसने जीता था? डेरियस प्रथम के द्वारा जो इनको जीत लिया गया था। तो ये वाला यहाँ पे मैप ले लेते हैं।
गांधार और कंबोज के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये रहा गांधार और ये रहा कंबोज। तो इनको जो है किसने जीत लिया था? इनको जो है जीता था किसने? डेरियस प्रथम ने। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी इसके समय, इसके समय, इसके समय नहीं दोस्तों, लिखेंगे इसको जो है, यानी डेरियस तृतीय को, इसको इसको सिकंदर ने हराया था। इसको सिकंदर ने हराया था। अब सिकंदर ने इसको कब हराया था? तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 331 बीसी में सिकंदर वर्सेज डेरियस थर्ड, डेरियस तृतीय या डेरियस थर्ड के बीच जो है युद्ध होता है, के बीच युद्ध हुआ। याद रखें दोस्तों, युद्ध हुआ। अब इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी सिकंदर की, और हार किसकी हुई थी? डेरियस थर्ड की जो है हार हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जो ये युद्ध हुआ था, डेरियस प्रथम के, डेरियस थर्ड के और सिकंदर के, इस युद्ध को जो है आरबेला गोगामेला व एरियन का युद्ध कहा जाता है। लिखेंगे आरबेला, आरबेला गोगा मेला, गोगा मेला व एरियन का युद्ध कहा जाता है। एरियन का युद्ध जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था, यानी पहले जो है भारत पर आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। ईरानियों का अंतिम शासक होगा डेरियस थर्ड, जिसको सिकंदर हरा देता है 331 बीसी में, जिस युद्ध को जो है आरबेला गोगामेला व एरियन का युद्ध जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिकंदर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिकंदर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे दोस्तों सिकंदर। सिकंदर की माता कौन थी, इन सभी के बारे में जानेंगे। माता पिता, ये कहाँ का शासक था, इन सभी के बारे में जो एक एक करके लिखेंगे। तो धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के समय, धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया। याद रखें दोस्तों, धनानंद के समय जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शासक कहाँ का था। शासक की यदि बात की जाए, मैसोडोनिया या मकदोनिया का शासक था। मकदोनिया का शासक था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी भारत पर आक्रमण करने से पहले कहाँ का? ये मैसोडोनिया का शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पिता की यदि बात की जाए तो फिलिप सेकंड कौन था? ये सिकंदर का पिता था। माता की यदि बात की जाए, माता कौन थी? ओलंपिया इसकी माता थी। याद रखेंगे दोस्तों, ओलंपिया कौन थी? ओलंपिया की यदि बात की जाए तो ओलंपिया जो है सिकंदर की माता थी। अब यहाँ पे इसकी पत्नी की भी बात कर लेते हैं, यहीं पर लिखेंगे। इसकी पत्नी कौन थी? रैक्सोना इसकी पत्नी थी। रैक्सोना जो है इसकी पत्नी थी। इसका उपनाम क्या था? यानी सिकंदर को जो है किस उपनाम से जाना गया है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। याद रखें दोस्तों, अलेक्जेंडर के नाम से जो है किसको जाना गया है? सिकंदर को जो है जाना गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत कैसे कैसे होता हुआ जो है आया था। तो इसके बारे में यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। भारत कैसे आया था? भारत कैसे आया, यानी सिकंदर जो है भारत जो है कैसे आया था। तो इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यानी कहाँ से होते हुए जो है सिकंदर भारत आया था। तो यहाँ पे बात करेंगे बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। साथ ही सिकंदर जो है सिंधु नदी एवं खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुँचा। जब ये भारत पहुँचा तो इस समय जो है तक्षशिला का शासक था अंबिक, जिसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था और साथ ही कहा था कि मैं जो है भैया तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ और जाकर जो है
भारत में युद्ध करो, यानी आप जाओ आगे हो, युद्ध करो, मैं आपके साथ जो है खड़ा हूँ, आपका सहयोग करता हूँ। साथ ही जब ये आगे बढ़ा तो झेलम व चिनाब नदियों के बीच जो है राजा पोरस का साम्राज्य था। और जब ये राजा पोरस का साम्राज्य था तो ये चिनाब नदी के बीच जो है, यानी चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी और झेलम के बीच जो है इनका राजा पोरस का साम्राज्य था। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरू के बीच जो है युद्ध हुआ था 326 बीसी में, जिसमें इनकी जो है हार हुई थी राजा पोरस की। तो इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं और अभी इसको अच्छे से जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लिखेंगे बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए, काबुल को काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। हिंदू कुश पर्वत को जो है पार करके आया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुंचा। सिकंदर जो है सिंधु नदी, सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुंचा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये भारत जो है पहुंच चुका है, यानी जब ये भारत पहुंचा तो तक्षशिला का शासक कौन था? लिखेंगे तक्षशिला का शासक। तक्षशिला जो है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था अफगानिस्तान तक। तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बिक था। कौन था दोस्तों? आम्बिक था। और आम्बिक ने जो है दोस्तों बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था और कहा था कि मैं जो है आपका समर्थन करता हूँ। इसने जो आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम व चिनाब नदियों के बीच राजा पोरस का साम्राज्य था। राजा पोरस का साम्राज्य था। राजा पोरस का जो है साम्राज्य था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं झेलम नदी के तट पर, यानी झेलम नदी के तट पर जो है क्या हुआ था? झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ था। लिखेंगे झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच, राजा पोरस के बीच 326 बीसी में युद्ध हुआ था। याद रखें दोस्तों, युद्ध जो है हुआ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इसको यहाँ पे ठीक से लिखेंगे 326 बीसी में सिकंदर वर्सेज राजा पोरू या राजा पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ। इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों? जीत हुई थी सिकंदर की और हार हुई थी किसकी? राजा पोरू की जो है हार हुई थी। अब दोस्तों जब ये इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ तो इस युद्ध को किस नाम से जाना गया है? लिखेंगे दोस्तों झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कर्री का युद्ध इन 3 नामों से जो है जाना गया है। जब राजा पोरू और सिकंदर के बीच जो है युद्ध हुआ था 326 बीसी में। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजा पोरू की जब हार हो गई
तो राजा पोरू को जो है ये बंदी बना लिया था। याद रखें दोस्तों, इसने जो है राजा पोरू को बंदी बना लिया और राजा पोरू से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरू ने कहा, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो अब राजा पोरू ने जैसे ही ये बात कही तो इसकी पत्नी जो है खुश हुई। क्या, एक राजा जो है जो कि बंदी बना लिया गया है, बंदी होने के बाद भी जो है ऐसी बात करता है, इतनी बहादुरी की। तो इस बात से जो है सिकंदर बहुत खुश हुआ और सिकंदर ने जो है इसके बाद राजा पोरू का साम्राज्य जो है राजा पोरू को वापस जो है कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था, सिकंदर भारत से वापस कब गया और सिकंदर जो है कितने समय जो है भारत में रहा था। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो लिखेंगे एक एक पॉइंट करके। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर भारत से वापस कब गया। सिकंदर भारत से वापस गया 325 बीसी में, 325 बीसी में, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर कितने दिन भारत में रहा था। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा। 19 महीने रहा, 19 माह रहा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये सिकंदर भारत से वापस क्यों चला गया था, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो अब दोस्तों पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा जो है करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंदवंश के बारे में। दोस्तों नंदवंश की यदि बात की जाए तो नंदवंश का समय जो है 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जो है रहा था। साथ ही दोस्तों नंदवंश के संस्थापक यानी फाउंडर है महापद्म नंद, जिनके अन्य नाम क्या हैं दोस्तों इनके, जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार और भार्गव। ये सभी जो हैं महापद्म नंद के अन्य नाम हैं। इसके समकालीन कौन थे, पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही महापद्म नंद के बाद गद्दी पर आता है धनानंद, इसे अग्रमीज नाम से भी जो है दोस्तों जाना जाता है। इसी के शासनकाल के समय जो है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। साथ ही अब दोस्तों क्या सिकंदर से पहले भारत पर किसी और ने भी आक्रमण किया था? बिल्कुल किया था। किसने? ईरानियों ने किया था। तो पहले ईरानियों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सिकंदर के बारे में। तो भारत पर विदेशी आक्रमण, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 6ठी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? साइरस ने, जो कि असफल रहा था। तो ईरानियों की तरफ से भारत पर सफल आक्रमण किसने किया था? तो पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। अब ये डेरियस प्रथम कौन था? साइरस का उत्तराधिकारी था, जो कि असफल रहा था। साथ ही डेरियस प्रथम जो है हकामनी वंश से संबंध रखता था। इसने गांधार एवं कम्बोज को जीता था। ये रहा गांधार और ये रहा कम्बोज। साथ ही डेरियस प्रथम ने जो है इनको जीत लिया था। लेकिन ईरानियों की तरफ से अंतिम शासक कौन होगा? डेरियस थर्ड होगा, क्योंकि इसी डेरियस थर्ड के समय जो है सिकंदर का आक्रमण होता है। यानी इसको सिकंदर ने हराया था, इसको जो है सिकंदर ने हराया। यानी जब ये डेरियस प्रथम गद्दी पर था ईरानियों की तरफ से, तो 331 बीसी में जो है सिकंदर और डेरियस थर्ड के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है किसकी जीत होती है? सिकंदर की जीत होती है और डेरियस थर्ड की हार हो जाती है। और इस हार के बाद जो है ईरानियों का भारत पर आधिपत्य जो है समाप्त हो जाता है। इस युद्ध को जो है आरबेला, गोगामेला व एरियन का युद्ध जो है कहा जाता है। अब आते हैं सिकंदर के बारे में। यानी सिकंदर ने ईरानियों को हराकर जो है भारत पर आधिपत्य कर लिया। तो धनानंद के समय जो है भारत पर आक्रमण करेगा सिकंदर। ये कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया या मकदोनिया का शासक था। इसके पिता हैं फिलिप सेकंड, माता हैं ओलंपिया, पत्नी है रैक्सोना और इसका उपनाम है अलेक्जेंडर। क्या है दोस्तों? उपनाम है अलेक्जेंडर। अब सिकंदर भारत कैसे आया था? तो बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके जो है सिकंदर भारत आया।
सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पहुंचा। जब ये भारत पहुंचा तो इस समय जो है दोस्तों यहाँ पर तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बिक था। कौन? आम्बिक था। और इस आम्बिक ने जो है बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी अपना साम्राज्य जो है दोस्तों सिकंदर को जो है सौंप दिया था बिना लड़े ही, और कहा कि आप जो है आगे जाइए और लड़िए, मैं आपका सहयोग करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे झेलम और चिनाब नदियों के बीच जो है राजा पोरस का जो है साम्राज्य था। अब दोस्तों राजा पोरस यानी आम्बिक के बाद जो है ये राजा पोरस की तरफ जो है बढ़ा। जब राजा पोरस का साम्राज्य इन दो नदियों के बीच था तो झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है 326 बीसी में युद्ध होता है। यानी 326 बीसी में सिकंदर वर्सेज राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ। अब इसमें जीत हो जाती है सिकंदर की, हार हो जाती है राजा पोरस की। राजा पोरस को जो है बंदी बना लिया जाता है इस युद्ध के बाद। इस युद्ध को जो है झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध और कर्री का युद्ध जो है कहा जाता है। अब दोस्तों जब राजा पोरू को बंदी बना लिया तो राजा पोरू से सिकंदर कहता है बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरू कहता है कि मेरे साथ जो है ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस बात से जो है इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि एक बंदी रहते हुए भी तुम इतनी बहादुरी से कैसे बात कर सकते हो। तो इस बात से जो है सिकंदर बहुत खुश हुआ और इसके बाद जो है राजा पोरू का साम्राज्य जो है सिकंदर ने इनको वापस जो है कर दिया था। अब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 बीसी में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर भारत से वापस कब गया? 325 बीसी में। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? 19 माह तक जो है भारत में रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों इससे आगे के जो पॉइंट बचे हैं इनको हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।